तो दोस्तों आज 3 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर के भी दाम तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं। तो घरेलू गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बड़ी खबर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के ग्राहकों के लिए है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसान के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों के आंदोलन का असर अब आम जनता पर पड़ने वाला है। किसानों के आंदोलन की वजह से आने वाले दिनों में बहुत सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसका असर पूरे देश के लोगों पर हो सकता है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 बड़ी खबर आई है। तो अभी हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 20 रुपए के नए सिक्के को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी आपको अब मार्केट में 20 रुपए का नया सिक्का देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां शहद बेचती हैं, तो रिपोर्ट के मुताबिक उन शहदों में बड़ी मिलावट हो रही है और मिलावट ऐसे चीज की जा रही है जो कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो शहद को लेकर क्या ताजा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से आने वाले नए साल के माहौल को देखते हुए और क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए पटाखों पर एनजीटी डिपार्टमेंट ने बैन लगा दिया है। एनजीटी डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन से शहर में पटाखों पर बैन लगाया गया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भयंकर चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 95,30,931 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,38,627 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 89,67,747 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,22,324 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बीते रोज से महंगा हो गया आपका रसोई गैस सिलेंडर। आइए बताएं कितने बढ़े हैं दाम। जी हाँ, देश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। CNBC आवाज से मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज से आपका रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर जो राजधानी दिल्ली में 594 रुपए का मिलता था, अब वो 644 रुपए का हो गया है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने बीते 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा किया था, जो कि 19 किलो वाला आता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 55 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। वैसे तो हर बार महीने की पहली तारीख को ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदलते हैं, लेकिन इस बार तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बदले, लेकिन 2 दिसंबर 2020 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बदल दिए गए और इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। तो जो आपके घर पे रसोई गैस सिलेंडर आता है, चाहे वो इंडियन का हो, HP का हो या भारत का हो, तो अब आपको 50 रुपए देने होंगे। ये दाम बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो किसी भी कंपनी की सेवा से संतुष्ट नहीं है ग्राहक। हर रोज 14,208 लोग करा रहे हैं नंबर अपना पोर्ट। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनियां हर रोज अपनी सेवाओं को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत पर बात करना नहीं चाहती हैं। हकीकत यह है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी से, यानी कि जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन, आइडिया से ग्राहक किसी भी कंपनी से संतुष्ट नहीं है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा, बल्कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की हालिया रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई हैं। ट्राई की नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोई भी ऐसी टेलीकॉम कंपनी नहीं है जिसकी सभी सेवाओं से ग्राहक संतुष्ट हो। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस क्वालिटी के मामले में भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL सबसे अच्छी कंपनी मानी गई है। BSNL कंपनी को ट्राई डिपार्टमेंट ने 5 स्टार में से 3.4 की रेटिंग दी है और बाकी जो भी कंपनियां हैं उनको इससे कम रेटिंग मिली है। जानकारी के मुताबिक जियो और वोडाफोन को वॉइस कॉलिंग के मामले में 3.3 की रेटिंग मिली है 5 स्टार में से। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो जियो के ग्राहक हैं, उन लोगों को अभी कॉलिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। कई बार तो कॉल नहीं लगता और कॉल ड्रॉपिंग की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों अगर बात करेंगे रेटिंग की, तो एयरटेल को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग मिली है, वहीं आइडिया को 2.9 की रेटिंग मिली है। यानी कि वॉइस क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छी सर्विस BSNL की है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनियों की सभी सेवाओं से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, इसीलिए ग्राहक अपना नंबर
बार बार पोर्ट करवाते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते अगस्त महीने की रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 8 लाख लोगों ने अपने नंबर को पोर्ट करवाया है। यानी हर दिन अगस्त के महीने में 26,000 से ज्यादा लोगों ने अपने नंबर को पोर्ट करवाया है ताकि लोग अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन को मिला ट्रांसपोर्टरों का साथ, खाने पीने के सामान हो सकते हैं और महंगे। जी हाँ, नए कृषि कानून का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। दिल्ली और हरियाणा के सिंधु और टिकरी सीमा पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में किसानों ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो जल्दी किसानों की तरफ से और भी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि आज 3 दिसंबर 2020 को सरकार के साथ किसानों की बैठक होने वाली है। जो बैठक की जाएगी उसमें किसान अपनी बात सामने रखेंगे, वहीं सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी। आज 3 दिसंबर 2020 को जब सरकार और किसानों के बीच बैठक हो जाएगी तो इसका नतीजा क्या निकलता है इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा और ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसी मामले में कुछ किसानों की तरफ से बयान आया है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो और भी रास्ते बंद किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि किसान के आंदोलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो आम जनता है उन लोगों को भी अब काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब और दिल्ली हरियाणा सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन से सब्जियों और फलों, इसके अलावा जो भी खाने पीने की चीजें हैं और इसके अलावा जो भी जरूरी सामान है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो रहा है। यानी कि इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर को, हाईवे को, रोड को किसानों ने जाम कर दिया है और उसे बंद कर दिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों पे ट्रांसपोर्टेशन का बुरा असर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सेब, आलू, प्याज समेत हरी सब्जियों की जो माल ढुलाई है वो ठप होने के कगार पर है। आपको बता दें, इसी की वजह से उत्तर भारत समेत पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम, फलों के दाम, इसके अलावा जो भी रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं उसके दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, ये मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है और जो खाने पीने के सामान है वो और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में आपको पता चलेगा अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर कि किसानों के समर्थन में ट्रक ऑपरेटर ने चक्का जाम की धमकी दी है। 8 दिसंबर से 1 करोड़ ट्रक्स करेंगे स्ट्राइक। जी हाँ, किसानों का आंदोलन जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर अड़े किसानों का साफ साफ कहना है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करें। अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज एक बार फिर से 3 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत होने वाली है किसानों की। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि वो किसान के आंदोलन के समर्थन में है और अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वो 8 दिसंबर से स्ट्राइक पर चले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट है तो इसके अंतर्गत करीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ ट्रक्स आते हैं। अपने देश में सामान एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपको बता दें, अब ये ग्रुप किसानों के समर्थन में चली गई है और इसी ग्रुप ने कहा है कि अगर किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी तो 8 दिसंबर से जो 1 करोड़ ट्रक चलते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो वो सभी बंद हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब 1 करोड़ ट्रक हमारे भारत देश में रुक जाएंगे तो जो भी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उन पर कितना ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया है कि कहीं ऐसा होता है तो जो फल, सब्जियां हैं, इसके अलावा जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनके दाम बेतहाशा बढ़ने लगेंगे क्योंकि उनकी कमी आ जाएगी मार्केट में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या सोचते होंगे कि आखिर किसान इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में किसान ने 3 नए कानून पास किए थे किसानों से जुड़े हुए, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया है और इसी की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा कानून बना दिया है कि इतने सारे किसान परेशान हैं और इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में हम आपको बताते हैं कि किसान किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, आखिर किसानों की मांग क्या है। हम आपको ये जानकारी बताएंगे अगली खबर के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर कि आखिर क्या है MSP जिसे लेकर हो रहा है हंगामा, किसानों के लिए कैसे है लाभदायक, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, इतने सारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बस एक ही मांग है, वो है MSP, कि उन्हें MSP का सपोर्ट दिया जाए। अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये MSP क्या है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा होता है तब सरकार किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले कर दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आया है तो हम आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि MSP किसानों के लिए एक ऐसा नियम है जो कि किसानों को ये एक अधिकार देती है कि जो भी उनकी फसल है तो उनका एक मिनिमम प्राइस होगा, उससे कम दाम में कोई भी व्यापारी कोई फसल को नहीं खरीद सकता है। आपको बता दें, ये मिनिमम प्राइस सरकार तय करती है और ये जो मिनिमम प्राइस है वो सभी फसलों के लिए हर बार तय किया जाता है, लेकिन इस बात की घोषणा फसल बोने से पहले कर दी जाती है। MSP तय करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर बाजार में किसानों की फसल का दाम गिरता है, व्यापारी उसे सस्ते दाम में खरीदना चाहते हैं, तब भी किसानों को इस बात की तसल्ली मिलती है कि सरकार उन्हें तय MSP अदा करेगी।
करेगी। यानी कि इस कानून के तहत ये माना जाता है कि अगर किसानों की जो फसल है वो बहुत ज्यादा कम दाम पर बिकेगी तो किसान उसे नहीं बेचेंगे, बल्कि सरकार उसे खरीद लेगी उस तय MSP की दर पर। इसीलिए इस कानून की वजह से किसान निश्चिंत होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो अभी कानून पास किया गया है सरकार की तरफ से, तो उसमें कहीं पर लिखित रूप में MSP की बात नहीं की गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से या PM मोदी की तरफ से कई बार ये बात ट्विटर पर या भाषण में कही गई है कि जो MSP का नियम है वो खत्म नहीं होगा किसानों की। लेकिन बस ये मांग है कि ये जो MSP वाला नियम है तो आप उसके बारे में सिर्फ बोल कर ना बताएं, बल्कि इसको लिखित रूप में उस कानून में शामिल किया जाए। और ये जो पूरा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो वो इसी की वजह से चल रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको MSP समझ में आ गया होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाकी अगर आप इस कानून के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर इसी आर्टिकल को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूछताछ के कमरों में और लॉकअप में ऑडियो के साथ लगाए जाएं CCTV कैमरे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI में, इसके अलावा NIA में, इसके अलावा ED में, साथ ही में NSB में और DRI में और SFIO के कार्यालय में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे लगाए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दोस्तों, अभी हमने आपको जो भी नाम बताए हैं तो असल में ये सभी एक डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। CBI के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, जो स्पेशल केस होते हैं, वो CBI के पास जाते हैं। वहीं जो NCB है तो इसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है, जो कि ड्रग्स के मामले और नशे से जुड़े मामले को सॉल्व करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि ये जो भी डिपार्टमेंट है तो इसके कार्यालयों में, इसके अलावा सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएं और वो ऐसे CCTV कैमरे हों जिनमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होते हो। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि CCTV कैमरे पुलिस स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर लगाए जाएं। इसके अलावा जो लॉकअप है या कॉरिडोर है या लॉबी है या रिसेप्शन एरिया है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे में, साथ ही में थाने के बाहर में, वॉशरूम के बाहर भी इन कैमरों को लगाया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इन कैमरों की 18 महीनों की रिकॉर्डिंग को रखना अनिवार्य होगा। देश के सभी राज्यों को मात्र 6 हफ्ते का समय दिया गया है। 6 हफ्ते के अंदर इन सभी जगहों पर CCTV कैमरे लगाने होंगे। इन कैमरों के लग जाने की वजह से लॉकअप में क्या हो रहा है, पूछताछ वाले कमरे में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी पता चल सकेगा। और साथ ही में ये उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, क्योंकि सभी जगह पर जब कैमरे होंगे तो सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लव जिहाद पर फतवा जारी, लालच देकर या जबरन धर्म बदलवाना ये इस्लाम में है नाजायज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में लव जिहाद पर यानी कि मात्र शादी के लिए धर्म बदलवाने पर नया कानून जारी किया था और ये कानून बहुत सख्त थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि अगर कोई मात्र शादी करने के लिए किसी का धर्म बदलवाता है, इसके अलावा अगर कोई किसी को लालच देकर उसका धर्म बदलवाता है तो ऐसे व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उससे जुर्माना भी लिया जा सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के और भी राज्य इस तरह का कानून ला सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम के सुन्नी संगठन ने इस कानून को सही बताया है और इस कानून का समर्थन किया है। राष्ट्रीय सुन्नी उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने दरगाह आला हजरत परिसर में स्थित मरकज दारुल इफ्ता के मुफ्तियों से सवाल पूछा कि क्या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए फरेब या धोखाधड़ी करके उसका मजहब बदलवा सकता है, या इसके अलावा क्या शरीयत में लव जिहाद का कोई वजूद है, यानी कि किसी को लालच देकर या धोखा देकर या मात्र शादी के लिए धर्म बदलवाना। इसके जवाब में मुस्लिम संगठन की तरफ से ये फतवा जारी किया गया है। फतवे में कुरान और शरीयत की रोशनी में ये कहा गया है कि लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल नाजायज है, यानी ये इस्लाम धर्म में भी एक बड़ा पाप है। जो इस्लाम धर्म है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि कोई मात्र शादी करने के लिए या किसी लालच में या किसी को धोखा देकर उसका धर्म बदलवाए और उसको मुसलमान कर दे। ऐसा करना इस्लाम धर्म में भी गलत है और इसे नाजायज बताया गया है। अगर कोई किसी लालच में या किसी के धोखे में आकर या मात्र शादी के लिए इस्लाम को कबूल करता है और वो मुसलमान होता है तो असल में वो मुस्लिम हो ही नहीं पाता, इसीलिए इसे गलत बताया गया है। तो मुस्लिमों के संगठन की तरफ से भी ये फतवा जारी कर दिया गया है कि कोई भी किसी का अगर जबरन धर्म बदलवाता है या मात्र शादी के लिए बदलवाता है या किसी लालच में बदलवाता है तो ये धर्म इस्लाम में भी नाजायज है और एक बड़ा पाप है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में चलेगा मुंगेली का 20 रुपए का सिक्का, PM मोदी कर चुके हैं लॉन्च। जी हाँ, सोचिए कि अगर आपका बनाया हुआ सिक्का पूरे देश में चले तो कैसा लगेगा। ये कोई सपना नहीं है। आज अगर आप में हुनर है तो आप इस सपने को सच कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुंगेरी जिले के रहने वाले स्वप्निल ने इसे सच कर दिखाया है। आपके हाथों में हाल ही में जो 20 रुपए का सिक्का आया होगा या आने वाले दिनों में आ सकता है तो उसे स्वप्निल ने ही डिजाइन किया है। इस सिक्के को PM मोदी लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले दिनों में 20 रुपए का सिक्का भी मार्केट में धड़ल्ले से आपको चलते हुए दिखेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया। जानकारी के मुताबिक स्वप्निल ने इस सिक्के को पिछले साल डिजाइन किया था, जब RBI ने इस सिक्के को डिजाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन मांगी थी। आपको बता दें RBI की तरफ से, इसके अलावा बहुत सारी संगठनों की तरफ से इस तरह के कॉन्टेस्ट निकाले जाते हैं जिसमें पूरे देश के लोगों को शामिल होने के लिए कहा जाता है। तो इसी में स्वप्निल ने भी हिस्सा लिया था और 20 रुपए का सिक्का डिजाइन किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन स्वप्निल के डिजाइन को RBI ने पसंद किया और अब 20 रुपए का ये सिक्का पूरे देश में चलेगा। आपको बता दें ये सिक्का बाकी सिक्कों से काफी ज्यादा अलग है। इसमें कृषि प्रधान भारत की झलक दिख रही है और 12 कोने का ये सिक्का है। सिक्के के
के बीच में कॉपर और निकल का भी इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इसे दृष्टिबाधित यानी कि जो लोग देख नहीं सकते वो भी लोग इस सिक्के को आसानी से छूकर पहचान लेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीएससी का बड़ा खुलासा, शहद की शुद्धता में चीन की सेंध, डाबर, पतंजलि, झंडू समेत सभी ब्रांड में है मिलावट। जी हाँ, शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। इसकी शुद्धता की जानकारी आयुर्वेद में भी दी गई है और इसे अमृत भी माना गया है। शहद को सबसे ज्यादा शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से तैयार किया जाता है। लेकिन अब इस शहद में भी जबरदस्त तरीके से मिलावट हो रही है और इसमें चीन का हाथ होने की बात सामने आई है। इस मिलावट का खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएससी के मुताबिक देश के बाजारों में बिक रहे शहद के लगभग सभी बड़े बड़े ब्रांडों में मिलावट की बात सामने आई है, चाहे वो डाबर कंपनी का शहद हो या पतंजलि का या झंडू का या बैजनाथ का। इसके अलावा जो और भी नामचीन ब्रांड हैं तो उनके शहद के साथ भी यही हाल है। सीएससी के मुताबिक बाजार में बिक रहे शहद में शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। सीएससी की महानिदेशक सुनीता नारायण के मुताबिक शहद के संबंधित ये रिपोर्ट भारत और जर्मनी की प्रयोगशाला में हुए अध्ययन पर आधारित है। इसके बाद जब सीएससी ने पड़ताल की तो ये पता चला कि भारत के सभी बड़े बड़े ब्रांडों के शहद में काफी ज्यादा मिलावट हो रही है। इस दौरान 77% नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई है। इस शुगर सिरप की सप्लाई चीन की कंपनी अलीबाबा कर रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि चीन की कंपनी शुगर सिरप को इस तरीके से बनाती है कि वो भारत के कानून पर सही साबित हो जाते हैं और फिर इसीलिए कंपनियां इस सिरप का इस्तेमाल करती हैं शहद में। तो इसीलिए आप जो शहद खा रहे हैं तो असल में वो प्योर शहद नहीं है बल्कि उसमें एक चीनी वाला सिरप मिलाया गया है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक बताया गया है। आने वाले दिनों में इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये पूरी रिपोर्ट कैसी है, इसके बारे में और ज्यादा ताजा रिपोर्ट आ सकती है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई रिपोर्ट आएगी तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एनजीटी डिपार्टमेंट ने दिल्ली एनसीआर सहित इन शहरों में पटाखों पर पूरी तरीके से लगाया प्रतिबंध। जी हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने चीनी बीमारी महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के उन सभी शहरों और कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री पर और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और ये रोक उन शहरों पर, उन कस्बों में लगाई जाएगी जहाँ पर एयर क्वालिटी खराब या उससे ऊपर की कैटेगरी में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल्दी नया साल आने वाला है और क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और इस समय शादियों का भी माहौल चल रहा है, तो इन तीनों ही समारोह में पटाखे को खूब जलाया जाता है। इसी की वजह से एनजीटी डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक जिन भी शहरों में, जिन भी कस्बों में जो वायु गुणवत्ता है यानी कि जो एयर क्वालिटी है वो खराब है या इससे भी ज्यादा की ऊपर की कैटेगरी में है, तो वहाँ पर सभी तरह के पटाखे पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। कहीं कहीं पर पटाखों को जलाने पर कार्रवाई भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। जानकारी के मुताबिक एनजीटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि क्रिसमस और नव वर्ष के दौरान उन जगहों पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी जहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो मध्यम है या इससे अच्छी कैटेगरी में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, आपके गाँव में जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों इसके लिए एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर अगर आप जाकर अपने शहर का नाम डालेंगे तो आपके शहर में वायु गुणवत्ता कैसी है यानी कि एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे प्रदूषण कैसा है, इसके बारे में आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। वहाँ पर आपको एक कैटेगरी के रूप में बताया जाएगा कि आपके इलाके की जो हवा है वो अच्छी है या खराब है या अनहेल्दी है या बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। इसके अलावा वहाँ पर आपको एक खतरनाक वाली कैटेगरी भी मिलेगी। अगर आपके शहर की जो एयर क्वालिटी है उसका अंक 300 के पार हो जाता है तो फिर वहाँ की हवा बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि अगर आपके शहर में 0 से लेके 50 अंक के बीच में एयर क्वालिटी है तो इसे गुड माना जाता है। बाकी अधिक जानकारी आपको उसी वेबसाइट से मिलेगी। वो कौन सी वेबसाइट है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब तक का सबसे सस्ता चीनी बीमारी का टेस्ट मात्र होगा 400 रुपए में। जी हाँ, चीनी बीमारी की जांच की तकनीकों में इजाफा होने से लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। चीनी बीमारी की जांच और इलाज लगातार सस्ता हो रहा है। राज्य सरकारों में जांच सस्ती करने को लेकर एक तरह का कंपटीशन छिड़ गया है। इसी कड़ी में उड़ीसा ने मात्र 400 रुपए में RT-PCR जांच करने का ऐलान किया है, यानी कि चीनी बीमारी की जांच उड़ीसा में मात्र 400 रुपए में हो जाएगी। आपको बता दें अभी तक ये जांच 2000 में, 2400 में, 2500 में या इससे भी ज्यादा में होती थी, लेकिन अब यही जांच मात्र उड़ीसा में 400 रुपए की होगी। उत्तर प्रदेश में ये जांच मात्र 700 रुपए में होगी, वहीं दिल्ली में ये जांच मात्र 800 रुपए में होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से मुक्ति दिला सकती है एक खुराक वाली वैक्सीन, बंदरों पर दिखा है अच्छा असर। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने चीनी बीमारी के खिलाफ एक नई संभावित वैक्सीन विकसित की है, यानी कि एक नई दवा बनाई है। ये वैक्सीन येलो फीवर वैक्सीन के आधार पर तैयार की गई है। इस वैक्सीन की एक खुराक ने हैमस्टर और बंदरों पर अच्छा असर दिखाया है। इसी की वजह से ऐसी संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीनी बीमारी की दवा आ सकती है जिसकी मात्र एक खुराक से ही चीनी बीमारी के मरीज ठीक हो जाएंगे। कंपनियों ने इस दवा को यानी कि इस वैक्सीन को रेगा वैक्स का नाम दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा है बरकरार। पीएम मोदी ने इसी मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से की है बात। जी हाँ, देश में जहाँ इस साल लोग चीनी बीमारी से परेशान है तो वहीं चक्रवाती तूफानों का भी सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और इसका असर देश के अंदरूनी राज्यों पर भी देखने को मिला था। लेकिन इसे गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान, जिसको नाम दिया गया है बुरेवी का, इसकी चेतावनी जारी कर दी। जानकारी के मुताबिक कहा गया है कि चक्रवाती तूफान बुरेवी के पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए 3 दिसंबर की सुबह
मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु के तट से ये गुजर सकता है और इसी की वजह से इसका खतरा भारत पर बना हुआ है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने आज 3 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम में, इसके अलावा आलप्पुझा के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई तूफान बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है तो इसका असर मात्र तटीय इलाकों में नहीं होता, बल्कि इसका असर देश के अंदरूनी राज्यों में भी देखने को मिलने लगता है। इससे पहले भी इस तरह के कई ऐसे तूफान आ चुके हैं जिसका असर केवल तटीय इलाकों पर नहीं रहा, बल्कि देश के अंदर भी इसका असर होने लगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये खतरनाक तूफान टल जाए। आपको बता दें इससे पहले जो एक निवार नाम का तूफान आया था उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई, इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। पीएम मोदी ने इसी मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात भी की है और स्थिति का जायजा लिया है और जो भी मदद हो सकती है केंद्र सरकार की तरफ से इसका भरोसा दिलाया है। दोस्तों मौसम की बात चली है तो आइए आपको बता देते हैं कि आज 3 दिसंबर 2020 को पूरे देश में बारिश को लेकर या तापमान को लेकर कैसा मौसम रहेगा। स्काईमेट वेदर की तरफ से ये ताजा जानकारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी केरल में और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा रॉयल सीमा में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी जगहों के, जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा और साफ रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क न पहनने वालों को करनी होगी चीनी बीमारी केंद्र में मरीजों की सेवा। जी हाँ, अगर आप भी चीनी बीमारी के काल में घर से बिना मास्क बाहर निकले तो सावधान हो जाएं, वरना ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश में कहा है कि राज्य सरकार मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माने लगाने के साथ उन्हें कोरोना सेंटर में मरीजों की देखभाल के लिए एक कम्युनिटी सर्विस में ड्यूटी पर भी लगा दे। जो भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे और उन्हें पकड़ लिया गया तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उन्हें 5 से 15 दिन तक चीनी बीमारी के सेंटर में काम करवाया जा सकता है। यानी कि जो चीनी बीमारी के मरीज हैं तो ऐसे लोगों को उनकी सेवा करनी होगी और रोजाना 4 से 6 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। फिलहाल ये आदेश गुजरात के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का आदेश हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी आ जाए। तो इसीलिए जब भी बाहर निकले मास्क पहने, आप कानूनी कार्रवाई से भी बच पाएंगे और अपनी सेहत की भी सुरक्षा कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। तेंदुए के साथ लंगूरों ने की ऐसी हरकत कि देख के चौंक जाएंगे आप। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक तेंदुए को लंगूरों ने मिलकर डरा दिया और तेंदुआ इतना डर गया कि वो डरकर भागने लगा। अक्सर ये सोचा जाता है कि जो तेंदुआ होता है या चीता होता है या जो शेर होता है तो उनसे सभी लोग डरते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और इसी का सबूत आपको देखने को मिलेगा इस वायरल वीडियो में। इस वायरल वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप छोड़ें, इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी आज की और भी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें बाकी हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं। तो इसीलिए आज के इस पूरे मुख्य समाचार को देख लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी सरकार ने मांगी 3000 पेड़ काटने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि क्या सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखी जा सकती। जी हाँ, यूपी सरकार ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आपको बता दें यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक सड़क योजना के लिए, यानी कि एक सड़क बनानी है तो सड़क बनाने में लगभग 3000 पेड़ काटने पड़ेंगे, तो हमें इसकी इजाजत दी जाए कि हम ये पेड़ काट सकें। तो इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि सड़कों को सीधा बनाने के बजाय अगर आप उन्हें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो इससे पेड़ भी नहीं कटेंगे और जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी कम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर रोड बनाने के लिए 100 साल पुराने पेड़ को काटा जाता है तो इसकी भरपाई करना नामुमकिन है। आप सोच सकते हैं कि 100 साल में जो पेड़ आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फिलहाल इस याचिका का फैसला नहीं हुआ है कि कितने पेड़ काटने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी जाती है या नहीं दी जाती है। आने वाले दिनों में इसका जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली खबर के बारे में बताने से पहले इसी खबर से जुड़ा हुआ आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रोड को बनाने के लिए या बिल्डिंगों को बनाने के लिए पेड़ काटना एक सही फैसला है या गलत फैसला है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप जो जवाब देंगे तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, यानी कि आपका कमेंट, आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिरी वनडे जीतकर भारत ने बचाई अपनी साख। सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम हुई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है ये सीरीज। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे सीरीज चल रही थी जिसमें 3 मैच खेले जाने थे। आपको बता दें कि भारत इस वनडे सीरीज की 2 मैच पहले ही हार चुका था, लेकिन जो तीसरा मैच था उसे भारत ने जीत लिया है और अपनी साख बचा ली है। वरना अगर भारत टीम इस मैच को भी हार जाती तो फिर बहुत सारे लोग क्या क्या कहते, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी साख बचा ली है। हालांकि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई है क्योंकि 3 मैचों में से ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीत लिए थे। साथ ही में आपको बता दें कि जब ये मैच खेले जा रहे थे स्टेडियम में तो उस समय स्टेडियम के अंदर 50% क्षमता के साथ दर्शक भी उपलब्ध थे, यानी कि अगर किसी स्टेडियम की क्षमता है कि वहाँ पर 10,000 लोग बैठ सकते हैं तो वहाँ पर 5,000 लोग बैठे हुए थे, यानी कि 50% क्षमता के साथ
स्टेडियम में जाने की अनुमति थी, लेकिन आने वाले दिनों में स्टेडियम एक बार फिर से दर्शकों से खचाखच भर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगली रिपोर्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी T20 में होगी दर्शकों की वापसी। नए आदेश के बाद होगा ये बदलाव। जी हाँ, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे सीरीज हो चुकी है, लेकिन अब एक T20 सीरीज होने वाली है। जानकारी के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 50% दर्शकों की मौजूदगी रही, जबकि T20 श्रृंखला में यानी कि T20 सीरीज में आखिरी मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा रह सकता है, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ने सरकार द्वारा 7 दिसंबर से स्टेडियम पर पाबंदियां हटाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब स्टेडियम के अंदर उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितने लोगों की जगह होती है, यानी कि स्टेडियम पहले की तरफ पूरी तरीके से भर जाएगा। लेकिन इससे एक खतरा है कि चीनी बीमारी के मरीज बढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तस्वीर नहीं छापने पर कानून नहीं बना सकते, इसके लिए केंद्र से कहना होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्मी कांड पीड़िता की तस्वीर मीडिया में प्रकाशित करने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज को सुनवाई की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की जिसमें यह कहा गया था कि जब लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो दुष्कर्म होने के बाद जब मीडिया पर उनकी खबरें चलती हैं तो जो पीड़िता है यानी कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसकी तस्वीरें मीडिया में ना दिखाई जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से याचिका में ये बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम दुष्कर्म पीड़िता का फोटो नहीं छापने का कानून नहीं बना सकते। इस बारे में याचिकाकर्ता को यानी जिसने याचिका दायर की है तो उसे सरकार को निवेदन करना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि जो भी दुष्कर्म पीड़िता महिला है या लड़की है तो मीडिया में उसकी तस्वीर ना दिखाई जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस महीने किसानों के खाते में मोदी सरकार डालेगी 2-2 हजार रुपए, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम है या नहीं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी 7वीं और चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी और आखिरी किस्त का भुगतान सरकार इस दिसंबर के महीने में करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की रकम आ सकती है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम था किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना के तहत सरकार एक साल में किसानों को 6,000 रुपए की मदद देती है बिल्कुल फ्री में, लेकिन ये पैसे 3 किस्तों में यानी कि 2-2 हजार रुपए करके मिलते हैं। जो भी किसान इस योजना में ज्वाइन नहीं है तो वो लोग pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ये काम नहीं कर सकते तो वो लोग इन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि किसानों की हेल्प कर सकते हैं। वेबसाइट की जानकारी और नंबर की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोक कर ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इलेक्ट्रिक कार मात्र होगी 18 मिनट में चार्ज और चल सकती है 500 किलोमीटर तक। हुंडई लाया है नया eGMP प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को हुंडई और किया मोटर्स ने मिलकर तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक अगर प्रदूषण को रोकना है तो आने वाले दिनों में सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना होगा, यानी कि ऐसी गाड़ियां हो जो कि बिना डीजल के बिना पेट्रोल के चलें, क्योंकि ये गाड़ियां बिजली से चार्ज होकर बैटरी द्वारा चलेंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेट्रोल पंप पर अगर कोई जाता है या अगर कोई CNG स्टेशन पर जाता है तो वो फटाफट से पेट्रोल भरवाता है या CNG भरवाता है या डीजल भरवाकर निकल लेता है। लेकिन अगर कोई चार्ज वाली गाड़ी होती है तो इसके लिए कई घंटों का समय लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये समस्या नहीं रहेगी। जानकारी के मुताबिक अब इलेक्ट्रिक कार मात्र 18 मिनट में चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज करने पर ये 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। हुंडई को लेकर ये ताजा जानकारी सामने आई है। इससे एक और बड़ा खुलासा होता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के 2 व्हीलर आ सकते हैं जो कि मात्र कुछ मिनटों में चार्ज होंगे और बहुत दूरी तक का सफर कर पाएंगे। इससे सफर भी सस्ता हो सकता है और प्रदूषण तो कम हो ही जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर महंगा हुआ सोना चांदी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने पर 675 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 48,169 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 1280 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 62,496 रुपए है। दोस्तों जाते जाते आपको एक जानकारी बता दें कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अपने शहर का या आप अपने कॉलोनी का या आप अपने कस्बे का कैसे एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है, तो आपको बता दें उस वेबसाइट का नाम है AQICN। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने शहर का आप अपने कस्बे का एयर क्वालिटी यानी कि प्रदूषण का पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों आज 3 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।